Good morning, all of you. My name is Payal Meena, and I am selected in Indian Statistical Service 2023 with All India rank 33. Today I am present in front of you to share my ISS journey and strategy. तो हम अगर बात करते हैं कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में कितने पेपर्स होते हैं, तो जो भी इस चीज़ की तैयारी कर रहा है उसे ये आइडिया है कि इसमें पैटर्न क्या रहता है पेपर्स का। यहाँ मैं आपको ये नहीं बताऊँगी कि आपको किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैं सिर्फ इतना बताऊँगी कि मैंने अपनी ISS जर्नी कैसे स्टार्ट की और मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। शायद मे बी ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो, आपको मोटिवेट करने के लिए, ताकि जो बच्चे अभी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अपने आने वाले इन 2-3 मंथ्स को कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सके। तो अगर किसी की भी हेल्प होती है तो इट्स वेल एंड गुड। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी 2015 में, मैंने कंप्लीट की थी विद मैथ्स, फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मेरे सब्जेक्ट्स रहे हैं। उसके बाद 2015 के बाद मैंने अपना MSc एंट्रेंस दिया, मैथ्स के लिए भी दिया था और स्टैटिस्टिक्स के लिए भी दिया था। तो आई वाज सेलेक्टेड इन स्टैटिस्टिक्स। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से मैंने अपनी MSc कंप्लीट की इन 2017। और MSc के थ्रू ही मेरे अपने सीनियर्स के कांटेक्ट में जब मुझे पता चला कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस करके ये एक वैकेंसी होती है, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। एंड मुझे काफ़ी पहले से ये ड्रीम था कि मैं UPSC के लिए तैयारी करूं, पर UPSC मीन्स इट्स अ सिविल सर्विसेज ओनली। पर जब मुझे पता चला कि UPSC इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस कंडक्ट करवाती है, तो उसी दिन से मैंने इसे अपना एम बनाया। और 2017 में मैंने अपनी MSc कंप्लीट की। तब मैं एलिजिबल नहीं थी क्योंकि मेरी एज 21 नहीं थी। दैट्स वाई मैंने 1 साल तैयारी की। 2018 में मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया। जब मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो उस वक्त इंग्लिश में 1 नंबर की वजह से मेरा रिटन क्वालिफाई नहीं हो पाया था। उसके बाद 2019 में स्टेट PCS यानी RPSC के थ्रू जो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की वैकेंसी आई है, उसकी वजह से मैंने अपना इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस को ड्रॉप किया था उस साल, क्योंकि मेरा पूरा फोकस RPSC की तरफ था। पर अनफॉर्चुनेटली उसमें भी मेरा नहीं हुआ था। और उसके बाद आ गया था कोरोना टाइम। कुछ लोगों के लिए अच्छा भी रहा, काफ़ी लोगों के लिए बुरा भी रहा। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो कोरोना मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि उस वक्त जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो पोस्टपोन होकर अक्टूबर में चले गए थे। अक्टूबर में जाने की वजह से मेरे पास काफ़ी टाइम था, मीन्स 5 मंथ्स मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, सेल्फ स्टडी की, घर पे रहकर की। और जब मैंने अपना रिटर्न दिया तो मेरा जब 2020 में मैंने अपना रिटर्न क्वालिफाई किया, उस वक्त मैं बहुत खुश थी। और कहीं ना कहीं जब आप हार्ड वर्क करते हो और आपको रिजल्ट मिलता है तो आप मोटिवेट होते हो कि हाँ, हम कर तो सकते हैं। उसी हिसाब से मैंने फिर अपना इंटरव्यू दिया। और जब मैं अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही थी तो कोरोना की सेकेंड वेव आई। सेकेंड वेव की वजह से हमारा जो इंटरव्यू का शेड्यूल था वो पोस्टपोन होकर अप्रैल से जुलाई में चला गया था। अब टेंशन ये हुआ उस वक्त मुझे कि 2021 का जो रिटर्न था वो मेरे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही कंडक्ट हुए थे। तो उस वक्त वो मुझे ड्रॉप करना पड़ा और मुझे सिर्फ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना पड़ा। मैंने अपने 22 ऑफ जुलाई को अपना इंटरव्यू दिया, जो कि RN चौबे सर के अंडर हुआ था। जैसे कि मैंने जब अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया उस वक्त मेरे सामने ये सिचुएशन थी कि मुझे हिंदी में बिल्कुल नहीं बोलना था, इंग्लिश में ही बोलना था। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इंग्लिश बोल नहीं सकती, बट समवेयर जब आप बाउंड हो जाते हो थोड़ा सा आप डर जाते हो। तो हाँ, मेरा ठीक था इंटरव्यू, ऐसा कुछ नहीं था। स्टैटिस्टिक्स ही मुझसे पूछी गई थी और मेरा स्कोर भी काफ़ी अच्छा था उस वक्त। 98 मार्क्स मुझे मिले थे। पर अनफॉर्चुनेटली मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था और मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गई थी उस वक्त कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी। और मैंने इसी तरीके से कुछ मंथ्स ऐसे ही टेंशन में और अपने ख़राब कर दिए थे। पर थैंक्स टू माय फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वहाँ उस सिचुएशन में मुझे
मोटिवेट किया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जब मैंने अपना एक बार रिटर्न क्वालिफाई किया है, काफ़ी लोग हैं जो अपने दूसरे तीसरे चौथे अटैम्प्ट तक भी तैयारी करते हैं, तो मैंने फिर से मार्च में अपनी प्रिपरेशन वापस स्टार्ट की। हाँ थोड़ा लेट हो गया था, पर मैंने अपनी कंसिस्टेंसी के साथ उसे वापस से स्टार्ट किया और 2022 वाला अटैम्प्ट भी मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया। जब मेरा रिटर्न का रिज़ल्ट आया सेम उसके साथ मेरा उसके बाद जब मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही थी, उसी के साथ मेरा बीएड का रिज़ल्ट भी आया, बैचलर ऑफ एजुकेशन। क्योंकि जब आपका बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है तो आप प्लान भी आपको रखना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं रख सकते। हाँ मेरी कंसिस्टेंसी आईएएस के लिए हमेशा रही है, लेकिन मैंने जब मेरा उसमें हुआ बैचलर ऑफ एजुकेशन में, तो मैंने एडमिशन ले लिया। मैंने अपने कॉलेज के साथ रेगुलर रह के इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, और जब मैं अपना इंटरव्यू देकर आई तो वो भी उस साल भी आर्यन चौबे सर के अंडर ही था, और तब मैंने हिंदी में अपना इंटरव्यू दिया था शायद मे बी, और बहुत ज़्यादा एनालिटिकल उसमें क्वेश्चंस थे, तो मुझे खुद से भी नहीं लगा कि वो मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे उसमें कम मार्क्स मिले, 68 मार्क्स मिले, तो मैं और ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। पर जैसे कि बच्चे डर जाते हैं कि आप 2 बार फेलियर देख चुके हैं तो आप उठ नहीं सकते, तो ऐसी बात नहीं है। जब मेरा रिज़ल्ट आया, मैं 1 घंटे के बाद अपनी लाइब्रेरी गई, मैंने अपना दोबारा से रीस्टार्ट किया। और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप फेल हो रहे हो तो आप में कैपेबिलिटीज़ नहीं है। देखिए, सिर्फ पढ़ाई ही सब नहीं होता, आप मेहनत कर सकते हो, रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं होता, कभी कभी आपकी किस्मत आपके साथ नहीं देती। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना मार्क्स देखे तो मैं सिर्फ 3 नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, और सेकेंड टाइम सिर्फ 1 नंबर से मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो मैं डिमोटिवेट नहीं हुई, मैंने स्टार्ट किया, दोबारा से रिस्टार्ट किया। मैं अपनी बीएड कॉलेज भी रेगुलर अटैम्प्ट किया करती थी। हाँ मेरे टीचर्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, वो मुझे हाफ डे में ही कॉलेज से भेज दिया करते थे, और मैं अपनी लाइब्रेरी कंटिन्यूसली मैं रख पाई। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन, यहाँ तक कि मैं क्लासरूम्स में भी जब मैं वो 2 घंटा अपने बीएड क्लास में बैठती थी तो कोई ना कोई अपने नोट्स वहीं पढ़ती थी। मैंने बीएड का कुछ, क्योंकि टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे, वो मुझे ऐसा नहीं कहते थे आप बस एग्ज़ाम अपना सब कुछ टाइम पे कीजिए। मैं अपना सब कुछ टाइम पे करती थी, लाइक असाइनमेंट्स बनाना, और लेक्चर्स भी होते थे वहाँ पर, आपको लेसन्स बनाने होते हैं, लेसन प्लान बनाने होते हैं, आपको देने होते हैं, तो मैंने सब किया था। उसके साथ मैं अपनी प्रिपरेशन भी करती थी। इसके साथ मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस साल। उन्होंने मेरी हर माइनर मिस्टेक को, क्योंकि उस वक्त मैं किसी टीचर, क्योंकि मैंने हमेशा सेल्फ स्टडी की है, तो मेरे पास कोई ऐसा था नहीं कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करूं। तो वैसे काफ़ी टेलीग्राम चैनल्स हैं, और इस बार जैसे कि काफ़ी पास्ट जो बच्चों ने सिलेक्शन लिए उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल्स बनाए, अपने स्टडी मटेरियल्स उन्होंने डाले, प्रोवाइड किए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। जैसे कि एडवांस टाइम सीरीज़ मैंने इस बार अस्तित्व रंजन के मटेरियल से पढ़ी, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी एडवांस टाइम सीरीज़ पढ़ी नहीं थी। जैसे कि मेरा कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा कमज़ोर रहा है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पार्ट मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, मैं उसे अच्छे से कर पाती हूँ। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने मटेरियल कलेक्ट किया और इस बार बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश की। और कैलकुलेटिव पार्ट के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की, 5 ईयर्स पेपर सॉल्व किए, और थर्ड फोर्थ पेपर के लिए भी 5 ईयर्स पेपर सॉल्व किए। जीके इंग्लिश तक के लिए भी मैंने 5 ईयर्स पेपर सॉल्व किए थे, और मैंने चैट जीपीटी का भी यूज़ किया था इस साल। और मेरे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने काफ़ी मेरी माइनर मिस्टेक्स को सॉल्व किया, कि क्योंकि मैं सॉल्व कर लेती थी, एन के क्वेश्चंस में एक प्लस माइनस की मिस्टेक कर देना तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें ध्यान रखना, ये मुझे मेरे फ्रेंड्स ने सिखाया। वहीं मार्च में मैं अपने मेंटोर डॉक्टर नियति जोशी, जो कि खुद आईएएस हैं, 2006 में वो सेलेक्टेड हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया। उन्होंने मुझे हर चीज़ में कि अपना टाइम शेड्यूल कैसे बना के रखना है, कैसे कैसे हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, वो स्ट्रेटजाइज किया। उसके बाद मैंने अपना खुद से सेल्फ सब टाइम टेबल बनाकर सब सब्जेक्ट्स को टाइम दिया। जैसे सबका पैटर्न ऐसा होता है कि वो एक साथ 2 सब्जेक्ट्स लेते हैं, मेरा पैटर्न हमेशा ये रहा है कि मैं एक सब्जेक्ट को एक टाइम पर पूरी तरीके से पढ़ती हूँ। हाँ, मैं 1 घंटा एडिटोरियल्स को देती थी। उसके अलावा जैसे अगर मैंने पेपर फर्स्ट पढ़ा है तो एक बार में मैंने पेपर फर्स्ट ही पढ़ा है, चाहे वो 15 दिन में मैंने उसे कंप्लीट किया है, 20 डेज में कंप्लीट किया है।
और मैंने हर पेपर के साथ उनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए। इसके बाद 2-3 दिन मैंने अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को दिया करती थी। हर सब्जेक्ट के साथ मैं यही पैटर्न यूज़ किया करती थी कि एक सब्जेक्ट उठाया, मैंने उनको 15 से 20 दिन जितना भी वो टाइम कंज़्यूम करते थे, उतना टाइम मैंने उन्हें दिया, उनके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए। इसके अलावा उनके पास्ट ईयर पेपर्स सॉल्व किए। इस तरीके से मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन की। मैंने पूरी प्रिपरेशन के टाइम पर ये ध्यान रखा कि कितने टाइम के अंदर मुझे अपना एक बार सिलेबस कवर कर लेना है और कितनी बार मुझे उसे रिवाइज़ कर लेना है, क्योंकि रिवीजन इज़ मस्ट। क्योंकि आप अगर कुछ नया पढ़ते हैं, जब तक आप उसको 2-3 बार नहीं देख लेते, तब तक आपको वो चीज़ माइंड में सेट नहीं हो पाती है। और ये पर्सन टू पर्सन वरी करता है, कोई उसे 1 बार में भी याद रख सकता है, कोई उसे 2 या 3 बार में याद रख पाता है। तो मेरा ऐसे था कि मैं 2 या 3 बार उसे रिवाइज़ किया करती थी। जीके के लिए इस बार मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है। जैसे कि आप अभी स्टार्ट करें, अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है, तो आपको बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा। जैसे कि आपको लक्ष्मीकांत की बुक से आप पॉलिटिक्स पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम से आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, और ज्योग्राफी के लिए जैसे कि मैंने एनसीईआरटी बुक्स यूज़ की थी पढ़ने के लिए। और बाकी मैं एडिटोरियल्स के लिए कोई भी अच्छा सा यूट्यूब चैनल जो भी आप प्रेफर कर सकते हैं, आप एडिटोरियल्स वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना मेरी आदत रही है। हाँ, पर जिसकी आदत है इट्स वेल एंड गुड, कि आपको न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ना चाहिए। आपको करंट में क्या हो रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इट्स वेरी हेल्पफुल इन योर रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू ऑल्सो। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा रिटन के लिए प्रिपेयर किया। जो टॉपिक्स पहले मैंने कभी कवर अप नहीं किए थे, उनके लिए मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। जैसे कि एडवांस टाइम सीरीज़ मैंने आपको बताया कि मैंने पहली बार पढ़ा था, तो उसके लिए मैंने अस्तित्व रंजन के नोट्स यूज़ किए थे। काफ़ी अच्छा मटेरियल था, और मैंने उसे 2-3 बार रिवाइज़ किया, तो वो मुझसे हो पाया। ऐसा था कि 2020 तक मेरे पास मल्टीवेरिएट एज़ एन ऑप्शनल था 4th पेपर में, पर इस साल मैंने 2 साल से, मतलब 2022 में मैंने अपना मल्टीवेरिएट चेंज करके एसक्यूसी लिया। मेरे पास ऑप्शनल में वाइटल स्टैटिस्टिक्स और एसक्यूसी था। दोनों ही मेरे डिस्क्रिप्टिव पार्ट थे, और मेरा कैलकुलेटिव पार्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्टिव पर ज़्यादा फोकस किया, और मेरा स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहा है 3rd 4th पेपर्स में। इस तरीके से मैंने अपना 2023 का रिटन क्वालिफाई किया और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की। इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन में मैं कहूँगी कि डॉक्टर नियति जोशी सर का मेरे प्रिपरेशन में काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। उन्होंने मुझे इंटरव्यू के बेसिस पे भी काफ़ी स्ट्रांगली तैयार किया। उन्होंने काफ़ी मॉक इंटरव्यूज़ मेरे लिए, पर ड्यू टू, क्योंकि वो खुद भी जॉब में है, तो हर वक्त मुझे टाइम दे पाना इतना पॉसिबल नहीं होता, और हर वक्त मैं उन्हें परेशान भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने इस चीज़ के लिए अपनी फ्रेंड की हेल्प ली। उनसे मैंने हेल्प ली इस तरीके से कि वो रेगुलरली मेरे मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाया करते थे ऑनलाइन। वो मुझसे वीडियो कॉल पर क्वेश्चंस पूछते थे, तो इस तरीके से मेरा जो नर्वसनेस थी वो मेरी काफ़ी कम हुई। मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करती थी। वो मुझे रेगुलरली आउट ऑफ 10 वो मुझे मार्क्स दिया करते थे। तो इससे मुझे अपना इम्प्रूवमेंट पता चलता था कि हाँ, कौन सा मेरा पार्ट है जो कमज़ोर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, मुझे कहाँ और इम्प्रूवमेंट करना है, किस तरीके से बोलना है। तो ये चीज़ मेरे इंटरव्यू में मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी जो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करता है, वो आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके सीनियर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, जो भी है, आप उनसे ये हेल्प ले सकते हैं इंटरव्यू के लिए। यहाँ तक कि आप अपने रिटर्न के लिए भी हेल्प ले सकते हैं, कि आपकी वो माइनर मिस्टेक्स को एटलीस्ट वो समझ सकें, अगर किसी के पास टाइम है तो। बाकी आप खुद से भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं, और करना चाहिए, जिससे आपको अपनी मिस्टेक्स पहले ही पता चल जाए, एज़ कम्पेयर टू कि आपको एग्ज़ाम के बाद ऐसा रियलाइज़ हो कि आपने यहाँ मिस्टेक कर दी। इससे अच्छा है कि आप पहले ही अपने जो कौन्स हैं उनको आप पहले ही समझ लें कि आप कहाँ पर कमी रख रहे हैं, और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको ये नहीं समझना चाहिए, जैसे कि इंग्लिश के लिए मेरा कहीं ना कहीं थॉट ये था कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, और ऐसे और प्रिसाइज तो मैं यूँ ही लिख लूँगी। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब मैंने रिटन दिया, और इंग्लिश की वजह से ही मेरा रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो मैंने ये ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ दिया, और मैंने इंग्लिश के लिए भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की। ऐसे लिखे प्रिसाइज की प्रैक्टिस की, और जीके के भी मैंने काफ़ी अच्छे नोट्स प्रिपेयर किए,
और उन्हीं को रिवीजन किया। तो जो बच्चा नया स्टार्ट कर रहा है उसके लिए मैं ये कहूँगी कि आपको पहले एनसीईआरटी अगर आप पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो आप लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम से अपना बेस क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने 5 ईयर्स पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, ड्यूटीज़ हो गई। ये आपका बेस है, ये आपको स्ट्रॉन्ग रखना ही चाहिए। ये आपके ऐसे राइटिंग में, आपको हर क्वेश्चन में लिखने में और अच्छा आंसर लिखने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब जैसे कि मेरा बेस मैंने काफ़ी पहले ही स्ट्रॉन्ग कर लिया था जीके के बिहाफ पर। 2018 में ही मेरा बेस जीके के लिए काफ़ी अच्छा था। मेरा जीके ऑलवेज़ क्लियर रहा है। तो मुझे कम टाइम में मैं उसे सिर्फ रिवाइज़ किया करती थी। जैसे कि इस बार मैंने सिर्फ लास्ट 1 और 2 वीक्स मैंने अपने जीके को दिए थे, क्योंकि सिर्फ मुझे रिवाइज़ करना था। और मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से 5 ईयर्स पेपर्स को सॉल्व करके उनका एक पीडीएफ बना लिया था। तो अगर जैसे भी किसी को भी अगर मेरा ड्राइव का लिंक चाहिए वो मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई लाइव सेशन चाहिए तो हम वो भी कंडक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज हम उसमें सुन सकते हैं और आपको जो भी क्वेश्चंस आंसर करने हैं आप कर सकते हैं मुझसे। आप जो भी जिस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकूँगी मैं ऑलवेज़ बी अवेलेबल फॉर यू। और आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अभी 2024 या फिर 2025 के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल से मटेरियल्स की हेल्प से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप, चाहे मैं हूँ या फिर मेरे साथ के और भी लोग हैं जिन्होंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप वहाँ से सबसे हेल्प ले सकते हैं, पर आप उन पर डिपेंडेंट ना रहें। आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि वो हमारी स्ट्रैटेजी है कि हमने तैयार किया। वैसे ही आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और अपने हिसाब से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको अपनी सक्सेस मिले। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। और आप सब के लिए टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने बायो में दे दिया है। आप वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स वहाँ से आप देख सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरी है आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में भी आप डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड वी विल कनेक्ट अगेन। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस। कोई भी वैकेंसी वगैरह अगर आती हैं तो इस पर आपको स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। पहले भी करवाई जाती थी, आगे भी करवाई जाएंगी। बाकी कोई भी पास्ट ईयर पेपर्स का कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है या फिर आपको कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी तरीके की, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। हम टाइम टू टाइम वो चीज़ आपको लेकर आएंगे। एंड थैंक यू सो मच।